Assalamu alaikum, all the respected viewers there. Welcome back to this online revision capsule course. इस ORCC सेशन में हम 11th क्लास की बॉटनी का एक ऐसा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो नंबर 1 सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है आपकी 11th क्लास की बॉटनी के सिलेबस में, और दूसरा वही यूनिट नीट में सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं बात कर रहा हूं 11th क्लास की बॉटनी के प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट की। प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट आप सबको पता होगा, इसलिए लॉन्गेस्ट यूनिट है क्योंकि इसमें 3 बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 1 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 2 सेल्यूलर रेस्पिरेशन, चैप्टर 3 ग्रोथ बायोलॉजी। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप नीट 2016 से 2025 तक के नीट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, ऑन एन एवरेज प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं हर साल। एवरेज में कह रहा हूं, कभी कभी 12 भी आते हैं, जैसे इस साल प्लांट फिजियोलॉजी से 12 क्वेश्चन आए थे नीट में, और कभी कभी 9 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, लेकिन एवरेज में हम लेके चलते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से? 10 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। अब अगर नीट में 10 क्वेश्चंस आएंगे तो आप आइडिया लगाइए जो जेके बोर्ड होगा उसमें भी प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट की अच्छी खासी वेटेज होगी। तो कहने का मतलब यह है, जैसे कि आप सबको पता है, इस ORCC सीरीज का मेन टारगेट क्या है? टू रिड्यूस योर हार्ड वर्क सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन द अपकमिंग जेके बोर्ड। तो हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग इस ORCC सेशन में प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसकी हेडिंग आप लोग देंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे वहां पे भी इस चैप्टर की हेडिंग कुछ ऐसी ही होगी, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इस वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर के वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने की जो सिकाई में हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने फ्रेम किए हैं। उसके बाद हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को इसी तरह से टैकल करेंगे। जब भी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात आती है तो बेसिकली मसला किस चीज का है? एनर्जी का। ये एनर्जी का मसला क्यों है? क्योंकि हम सबको पता, लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। एनर्जी सस्टेन्स लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इस एनर्जी का जो मेन सोर्स है, वो मेन सोर्स आप सबको पता होगा, इट इज SUN, सन। दिस सन स्टोर्स energy in the form of photons or quantas. Sun stores energy in the form of photons or quantas. This form of energy which is stored by sun in the form of photons or quantas, we call this form of energy as photonic energy. You call this form of energy as what? Photonic energy. Or you call this form of energy as physical energy. Or you call this form of energy as light energy. तो क्या कहा मैंने? ये जो लाइफ का सस्टेनेंस है अर्थ की सरफेस पे, ये डिपेंड करता है एनर्जी पे। एनर्जी का मेन सोर्स सन है। सन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और क्वांटास, and this form of energy we call as photonic energy, physical energy, or light energy. There is a serious issue associated with which form of energy? Photonic energy, physical energy, or light energy. What is that issue? Most of the living organisms, they cannot use this physical form of energy, photonic form of energy, or light energy directly. माने जो एनर्जी सन इमिट करता है, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव मैकेनिज्म्स टू यूज दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी डायरेक्टली। तो ऑलमाइटी हैज kept an option
within the living world. What is that option? That option is photosynthesis. Photosynthesis is the only process on the surface of Earth which modifies this physical energy, which modifies this photonic energy, which modifies this light energy into which form of energy? Chemical energy. When I say physical energy, when I say photonic energy, when I say light energy, it means the photons और क्वांटास जो मैंने बिगिनिंग में बताया, इस फोटोनिक या फिजिकल या लाइट एनर्जी को आप सिर्फ फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी आई मीन टू से एटीपी and NADPH, as this photosynthesis is the only process which is going to modify physical energy into chemical energy. That is why you people say photosynthesis is a physico-chemical process. तो बताइए, why do you call photosynthesis as a physico-chemical process? Reason, this photosynthesis modifies physical form of energy into what? Chemical form of energy. जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, first law of thermodynamics, one form of energy is modified into another form of energy. For this physico-chemical conversion, I mean to say, for the modification of this physical energy into chemical energy by the process of photosynthesis. What is the basic requirement? It is oxidation of water. माने अगर आपको इस फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में मॉडिफाई करना है, आपको वाटर का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा. जब आप वाटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे, यू विल गेट प्रोटॉन्स, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन्स एंड यू विल बी रिलीजिंग व्हाट? ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. जैसे ही आपने वाटर का ऑक्सीडेशन कराया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. उसके बाद आप लोग इसी फिजिको केमिकल प्रोसेस में, दैट इज फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड की करेंगे रिडक्शन. जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे, यू विल गेट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हियर आई मीन टू से ग्लूकोज. क्या कहा मैंने? दिस फोटोसिंथेसिस is a physico-chemical process. For this physico-chemical conversion, we need to go for oxidation of water, as well as we need to reduce carbon dioxide into carbohydrate. As in this physico-chemical process, oxidation wala event is included along with reduction wala event. That is why, number 2, photosynthesis is a type of redox reaction. तो अगर आपसे कोई पूछे आप फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहेंगे, इसमें दोनों इवेंट्स, ऑक्सीडेशन वाला इवेंट एज वेल एज रिडक्शन वाला इवेंट इंक्लूड होगा. किसकी ऑक्सीडेशन? सर ऑक्सीडेशन वाटर की. किसकी रिडक्शन? सर रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा इस फोटोसिंथेसिस की वजह से आप लोग फिजिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे? एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में. ये जो एटीपी और ये जो NADPH बनेगा फोटोसिंथेसिस में, इसको आप यूज करेंगे किसकी सिंथेसिस के लिए? कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए. माने आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा photosynthesis involves two main events. One is light event, one is dark event. Dark event में आपने Kelvin cycle पढ़ा होगा, C4 cycle पढ़ा होगा, Km pathway पढ़ा होगा. उस C3 साइकिल में, C4 साइकिल में, Km पाथवे में हमें ATP और NADPH को यूज करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आता है. कहने का मतलब है इस फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के डार्क फेज में या बायोसिंथेटिक फेज में या CO2 फिक्सेशन फेज में हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है. एनर्जी माने ATP एंड NADPH. तब हमारे पास क्या आता है? Carbohydrate. As in this process, we are using energy for the synthesis of carbohydrate. That is why photosynthesis is also called as an end-organic process. एंड प्रोसेस माने वो वाला प्रोसेस जिस प्रोसेस में आप एनर्जी यूज करेंगे. फोटोसिंथेसिस में आप एनर्जी कैसे यूज करेंगे? ये जो एटीपी और NADPH बनेगा, इसको यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए. इसलिए फोटोसिंथेसिस हो जाएगा कौन सा प्रोसेस? एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस. अब थोड़ा ऊपर चलेंगे. मैंने अभी क्या बताया?
हमें इस फोटोसिंथेसिस में वाटर की ऑक्सीडेशन करानी है और CO2 की रिडक्शन करानी है। अगर आपको CO2 की रिडक्शन करानी है, रिडक्शन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन माने एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस अगर CO2 को रिड्यूस करना है कार्बोहाइड्रेट में तो इसको आप इलेक्ट्रॉन्स देंगे, प्रोटॉन्स भी देंगे, वो दूसरी बात है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन्स करेगा एक्सेप्ट, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा C6H12O6। माने फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने CO2 को रिड्यूस करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए। कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए CO2 यूज होता है, उस प्रोसेस को आप कहेंगे अपहिल प्रोसेस। माने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, अपहिल प्रोसेस। माने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे, यू विल इंट्रोड्यूस इट विद द हेल्प ऑफ 4 टाइटल्स। टाइटल नंबर 1 फिजिको-केमिकल प्रोसेस, ये रीजन दिया होगा यहां पे। टाइटल नंबर 2 रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टाइटल नंबर 3 इट्स एन एनऑर्गेनिक प्रोसेस। रीजन हियर वी यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH टू रिड्यूस CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। प्लस इस CO2 को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, मेकिंग दिस फोटोसिंथेसिस एज व्हाट, एन अपहिल प्रोसेस। आई होप आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल एज नाउ। सिंस आवर चाइल्डहुड, बचपन से हम लोगों ने अ लॉट ऑफ टाइम्स एक इक्वेशन पढ़ी भी होगी और लिखी भी होगी। Since our childhood, in this photosynthesis wala part, you people might have written as well as read an equation. That equation is 6 times CO2 plus 12 times water in the presence of light. Product side say we get C6H12O6, we get 6 times water, we get 6 times oxygen. ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन हम सब लोगों ने लोअर क्लासेस से ही पढ़ी भी होगी और लिखी भी होगी। इस फोटोसिंथेटिक इक्वेशन को क्लास 11th में एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड टू डिस्कस अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। माने इस अबव फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में CO2 कैसे इन्वॉल्व होगा, वाटर कैसे इन्वॉल्व होगा, लाइट का रोल क्या होगा, ताकि प्रोडक्ट आ जाए हमारे सामने और ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन आवर क्लासेस वी यूज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जिनकी शुरुआत होती है कहां से, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से। और ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपकी 11th क्लास की टेक्स्ट बुक पे खत्म कहां पे होते हैं, रूबेन कैमिन एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट up to Rubin-Kamen experiment, we people try to explain this photosynthetic equation. After we are done with the explanation of this photosynthetic equation, उसके बाद what we do, हम लोग कोशिश करते हैं ये समझाने की ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन प्लांट्स में या यूग्लिनॉइड्स में होती कहां है। उस फोटोसिंथेटिक इक्वेशन को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पे क्या, एज अ सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। माने बोर्ड पे ये जो मैंने फोटोसिंथेटिक की इक्वेशन लिखी ऊपर, इस फोटोसिंथेटिक इक्वेशन की एक्चुअल साइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जब आप क्लोरोप्लास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं एज सीट फॉर फोटोसिंथेसिस, हियर यू टॉक अबाउट हाउ डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट्स इन क्लोरोप्लास्ट्स in the form of 2 special compartments, granum wala compartment and stroma wala compartment. Once you are done with the introduction of chloroplast as the seat for photosynthesis, having 2 separate compartments, grana for light phase, stroma for dark phase, uske baad इस चैप्टर में we come towards chloroplast alignment. जैसे आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बिल्कुल एक कंसेप्ट पढ़ा होगा लीफ में, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी इज अ मॉर्फोलॉजिकल ऑप्शन इन प्लांट्स टू ऑप्टिमाइज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से फिजियोलॉजिकल लेवल पे अगर प्लांट को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को
ऑप्टिमाइज करना है। उस फोटोसिंथेटिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लांट कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करता है? क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट। इस क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट में मीजोफिल सेल्स के अंदर आपने 3 टाइप के अरेंजमेंट्स पढ़े होंगे क्लास में। लेटरल अरेंजमेंट, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट, जिनके लिए आपने टेक्निकल टर्म्स यूज करी होंगी, पैरास्ट्रोफी, एपिस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी। वंस यू आर डन विथ दिस chloroplast alignment, you move towards the thylakoid, you move towards the inner membrane of thylakoid, where you show the existence of photosynthetic pigments। photosynthetic pigments को अगर आपने सेपरेट करना है क्लोरोप्लास्ट से, आपने एक टेक्निक नोट डाउन की होगी क्लास में, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और अगर उनको स्टडी करना है, आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, क्रोमेटोग्राम। इस क्रोमेटोग्राम स्टडी, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की वजह से आपने बताया होगा 4 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एग्जिस्ट। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। उनके कलर्स आपने इस वाले टॉपिक में डिस्कस किए होंगे। एक बार फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का डिस्कशन जब कंप्लीट किया होगा, मैंने क्लास में बताया होगा आपको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से नीट 2025 में एक क्वेश्चन आया है। सर आप हवा में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर मेरे पास पढ़ा होगा, मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का वो नीट वाला क्वेश्चन कराया होगा। वंस यू आर डन विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाला डिस्कशन, यू कम टुवर्ड्स द कांसेप्ट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मैंने क्लास में बताया होगा, या आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा अपने अपने क्लासेस में। विजिबल लाइट माने लाइट स्पेक्ट्रम विबग्योर, जिसका लेमडा होता है कितना? 390 to 760 नैनोमीटर। और इस विजिबल लाइट से आपने एक सब कंसेप्ट किया होगा ड्रॉ, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, जिनमें आपने लेमडा बताया होगा 400 to 700 nanometer। Using this photosynthetically active radiation whose wavelength is 400 to 700 nanometer, आपने 2 कंसेप्ट्स पढ़े होंगे। वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा आपने पढ़ा होगा एक्शन स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, इसके बेस पे आपने ये 2 कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए होंगे अपनी क्लास में, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। जैसे ही आपने एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ दिखाए होंगे, आप लोग आगे चले गए होंगे इस चैप्टर में, और आपने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया होगा फोटो सिस्टम्स का। फोटो सिस्टम्स, जिनको आप पिगमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं, जिनको आप दूसरा नाम क्या देते हैं? पिगमेंट सिस्टम्स। फोटो सिस्टम्स में या पिगमेंट सिस्टम्स में आपने 2 टाइप के फोटो सिस्टम बताए होंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। दोनों फोटो सिस्टम्स के बीच में आप लोगों ने कंपैरिजन किया होगा, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन। ये सब आपने डिटेल में पढ़ा होगा क्लास में फोटो सिस्टम्स के बारे में। जैसे ही आपने फोटो सिस्टम का कंसेप्ट कंप्लीट किया होगा अंडर फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, आप लोग फोटोसिंथेसिस के पहले वाले इवेंट में आ गए होंगे, जिसको आपने लाइट फेज कहा होगा, फोटोकेमिकल फेज कहा होगा, या हिल्स रिएक्शन कहा होगा। इस लाइट फेज में वी यूजुअली टॉक अबाउट अ सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स। Those 4 steps in the light phase of photosynthesis include number 1 light absorption, ये आपने पहला स्टेप बताया होगा। उसके बाद आप आगे चले गए होंगे, दूसरा स्टेप आपने बताया होगा वाटर स्प्लिटिंग का। वाटर स्प्लिटिंग के बाद आपने थर्ड स्टेप बताया होगा ऑक्सीजन एवोल्यूशन का। ऑक्सीजन एवोल्यूशन के बाद आप लास्ट वाले स्टेप में आ गए होंगे, जिसको आपने कहा होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये 4 स्टेप्स आपने हाईलाइट किए होंगे, किस वाले फेज के लिए? लाइट वाले फेज के लिए। उसके बाद आप लोग आगे आ गए होंगे लाइट फेज में, और आप लोगों ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाया होगा। साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक तो आपने थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाया होगा, दूसरा आपने इन ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी होगी कि कैसे लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, एसिमिलेटरी पावर।
एसिमिलेटरी पावर माने एटीपी एंड NADPH। इस साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने एटीपी के सिंथेसिस का मैकेनिज्म समझाया होगा विद द हेल्प ऑफ केमी ऑस्मोसिस। पीटर मिचेल की केमी ऑस्मोसिस से आपने समझाया होगा कि फोटोसिंथेसिस में एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। तो अगर आप इस साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, नीट 2016 में भी क्वेश्चन आया है, नीट 2018 में भी क्वेश्चन आया है, नीट 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया है साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। अगर आप केमी ऑस्मोसिस वाले कंसेप्ट की बात करेंगे, नीट 2022 में यहां से क्वेश्चन आया है, नीट 2023 से यहां में क्वेश्चन आया है। सर आप हवा में बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाली क्लास मेरे पास दी होगी, मैंने ये सारे क्वेश्चन पैटर्न क्लास में दिखाए होंगे और आपने लिखे भी होंगे। मैं सिर्फ अपनी उस बात को प्रूव करना चाह रहा हूं जो मैंने बिगिनिंग में कही कि इस प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं क्लास 11th के सिलेबस से। जब आपने केमी ऑस्मोसिस खत्म करके एटीपी बनाया होगा, आप फोटोसिंथेसिस के डायरेक्ट फेज में चले गए होंगे, बायोसिंथेटिक फेज में चले गए होंगे, या कार्बन फिक्सेशन फेज में चले गए होंगे, जहां पे आपने CO2 को रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया होगा, कार्बोहाइड्रेट। और इस CO2 को रिड्यूस करने के लिए आपने 3 पाथवेज का नाम सुना होगा जो होते हैं डायरेक्ट फेज में। 1 आपने नाम सुना होगा C3 पाथवे का, दूसरा आपने नाम सुना होगा C4 पाथवे का, तीसरा आपने नाम सुना होगा कैम पाथवे का, कैम पाथवे का। ये आपने डार्क फेज में CO2 फिक्सेशन पाथवेज का नाम सुना होगा। ये जो C3 पाथवे है, C3 पाथवे में नीट 2023 में क्वेश्चन आया है, नीट 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं इस पाथवे से। C4 पाथवे से अगर आप एनालिसिस करेंगे पेपर्स की, नीट 2017 में क्वेश्चन आया है, नीट 2021 में क्वेश्चन आया है, नीट 2022 में क्वेश्चन आया है। अगेन मैं यूजुअल डायलॉग, सर आप हवा में बात कर रहे हैं। जिन्होंने क्लास मेरे पास दी होगी या जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करी होगी, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, इन सालों में ये पैटर्न पूछे गए हैं। जब आप CO2 फिक्सेशन के 3 पाथवेज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसी चैप्टर में आप लोग अलग से पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन, जिसको आपने नाम दिया होगा एक और C2 साइकिल, इसको आप एक और नाम देते हैं PCO साइकिल, इसको आप एक और नाम देते हैं दैट इज ग्लाइकोलेट साइकिल। आफ्टर यू कंप्लीट फोटो रेस्पिरेशन वाला डिस्कशन, आपने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर को कंप्लीट किया होगा विद वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे आपने एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक या एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स पढ़े होंगे और इंट्रिंसिक, इंटरनल और प्लांट फैक्टर्स पढ़े होंगे। माने जब आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर की बात करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट इट विथ व्हाट the series of experiments which explain this equation, and we complete this photosynthesis in higher plants wala chapter with the factors affecting rate of photosynthesis. Lekin I will remind you, this ORCC session for class 11th is just for upcoming JK boards. Mane, here in this ORCC, our main target is not NEET. Our target is upcoming JK board, so that your hard work can be minimized for maximizing your score in JK board examinations to be held from the next month. तो अगर हम इस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर का थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे फ्रॉम JK board point of view, तो our expert team at ASCAI have framed certain expected questions from this photosynthesis in higher plants wala chapter, and those questions may be asked from number 1, वाटर स्प्लिटिंग वाले एरिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको JK बोर्ड में।
दूसरी बात, साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से आपके अपकमिंग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी बात, केमी ऑस्मोसिस से आपके अपकमिंग बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। C3 पाथवे से आपके अपकमिंग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस प्लस प्लस, फ्रॉम द सेम चैप्टर यू मे एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कंसेप्ट, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। माने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर से हमारे एक्सपर्ट्स ने 5 एरियाज को टारगेट किया है विच मे बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट एरिया एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सेकंड एरिया वाटर स्प्लिटिंग, थर्ड एरिया साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फोर्थ एरिया केमियोस्मोसिस एंड फिफ्थ वाला एरिया C3 पाथवे। अब इन 5 एरिया से आपके अपकमिंग जेके बोर्ड एग्जाम में या तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। हम कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि किन कंसेप्ट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और किन कंसेप्ट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर जेके बोर्ड को साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से आपको क्वेश्चन पूछना है तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन यूजुअली लॉन्ग टाइप आ सकता है। और उस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की हेडिंग कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी लाइक एक्सप्लेन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, explain cyclic and non-cyclic electron transport with schematic representation. With what? Schematic representation. This may be the language of long answer type question if asked in your upcoming JK board, inshallah, for long answer type. अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, एज आई टोल्ड यू, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज हाईलाइट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स, तो इस क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने जो हेडिंग चिपकाई है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, माने आपको इस क्वेश्चन को फ्लो चार्ट के जरिए डिस्कस करना है अपने आंसर शीट में। तो माय यूजुअल डायलॉग, जैसे मैं इस बोर्ड पे दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है और इस क्वेश्चन की स्कीम कैसे दिखानी है, आप कोशिश करिएगा अपने आंसर शीट्स में इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे रिप्रेजेंट करने की। जैसे अगर हमें बताना है साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, हम लोग सबसे पहले साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हेडिंग देंगे इन आवर आंसर शीट्स। पहली हेडिंग हम क्या देंगे? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को आप शुरू कैसे करेंगे? लाइक दिस, इट इन्वॉल्व्स द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It involves what? The cyclic flow of electrons during light phase of photosynthesis. During light phase of photosynthesis. साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की शुरुआत ऐसे करनी है, जैसे ही आप इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद आप इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की साइड बताएंगे। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अकर्स इन द ग्रानम पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रानम में भी पर्टिकुलरली कहां? स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले या नॉन एप्रस्ड ग्राना, स्ट्रोमा लैमेले OR नॉन एप्रस्ड ग्राना। स्ट्रोमा लैमेले नॉन एप्रस्ड ग्राना वाले टर्म्स आप लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़े होंगे जब आपने क्लोरोप्लास्ट वाला कंसेप्ट डिस्कस किया होगा अपने टीचर के साथ। साइट को मेंशन करने के बाद आप लोग डायरेक्टली इसकी स्कीम पे आएंगे। किसकी स्कीम पे डायरेक्टली आएंगे? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की स्कीम पे। तो स्कीम शुरू कैसे करेंगे? यू विल स्टार्ट विद P700। P700 सबको पता होगा, इट इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। It is a special chlorophyll A molecule which gets excited at 700 nanometer वाला light। तो ये जो P700 है इसकी शुरुआत आप करेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। This P700 will absorb light
P700 रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, इट विल एब्सॉर्ब लाइट। अब मुझे यहां पे कोई ये नहीं पूछेगा सर हाउ दिस P700 एब्सॉर्ब्स लाइट। क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, वो पहले एनर्जी को करेंगे एब्सॉर्ब, फिर उसी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे रिएक्शन सेंटर को वाया इंडक्टिव रेजोनेंस, जो आपने इंडक्टिव रेजोनेंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन हमारा टारगेट यहां पे ये है कि इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बोर्ड में टैकल कैसे करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन अननेसेसरली लेंथी हो जाएगा और एग्जामिनर डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, P700 के नीचे लाइट एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। जब ये एक्साइट होगा, it will release electrons or it will lose electrons. These electrons will be accepted by ferredoxin. Ferredoxin आपने सुना होगा, it is a special protein which is associated with the antenna complex of both photosystems. तो जैसे ही फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहां पे रुक जाना है, तो P700 ने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फेरिडॉक्सिन को, माने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये जो P700 है, इट विल एक्ट एज द इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर। इट विल एक्ट एज व्हाट, इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर। माने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में P700 से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए सर, फेरिडॉक्सिन के पास चले गए। माने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये जो फेरिडॉक्सिन है, इट विल बी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इट विल बी व्हाट, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। माने इस क्वेश्चन को जब आप अपने आंसर शीट पे शुरू करेंगे, आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है P700 के साइड में लिखना है ये क्या है, और फेरिडॉक्सिन के साइड में लिखना है ये क्या है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू चलेगा। सर कैसे चलेगा कंटिन्यू, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे FNR के पास, फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, उसके पास जाएंगे। FNR से ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। यहां पे रुक जाना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के बाहर आपको दिखाना है सिट्रोमा, और यहां आपको लिखना है ल्यूमेन। सर किसका ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। मैंने थैलाकॉइड का डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ क्लास में किया होगा, या आप लोगों ने अपने टीचर के साथ क्लास में किया होगा। जिन्होंने मेरे पास नहीं पढ़ा है उन्होंने अपने टीचर के साथ डेफिनेटली किया होगा डिस्कस। जब प्लास्टोक्विनोन के पास क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो सिट्रोमा से प्लास्टोक्विनोन विल ट्रांसपोर्ट 2 प्रोटॉन्स। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आएंगे, यह बन जाएगा PQH2। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन क्या बन गया, PQH2। कैसे बना PQH2, सर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 प्लस PQ इज इक्वल टू PQH2। इसमें से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे चलेंगे और किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, साइटोक्रोम, जो इसने 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए थे कहां से, सिट्रोमा से, वो प्रोटॉन्स कहां आ जाते हैं, ल्यूमेन में। और इस प्रोटॉन एक्यूमुलेशन की वजह से सिट्रोमा और ल्यूमेन में ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ATP सिंथेसिस होता है। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में स्कीम जब आप दिखाएंगे तो ख्याल इस बात का रखना है, जैसे ही PQ इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसपोर्ट करता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, तो जो 2 प्रोटॉन इसने सिट्रोमा से लिए थे वो जाएंगे ल्यूमेन में, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड और सिट्रोमा के बीच में, जिसकी वजह से ATP बनेगा। उसके बाद ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आगे करवाएगा। सर कहां करवाएगा, प्लास्टोसायनिन के पास। प्लास्टोसायनिन लाइक फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोसायनिन लाइक FNR, plastocyanin like PQ, plastocyanin like cytochrome complex. These are special proteins which are associated with the antenna complex or light harvesting system of photosystem first. उसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसायनिन के पास जाएंगे, they will be flowed back towards photosystem first. माने when I say cyclic electron transport involves cyclic flow of electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव किए थे फोटोसिस्टम फर्स्ट से, those electrons were cycled back to it. इसीलिए फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर किसमें, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। एक तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा। ये चीजें आपको अपनी आंसर शीट में साथ साथ मेंशन करनी है, और इस तरह से आप दिखाएंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की क्या स्कीम खत्म करने के बाद आप इस क्वेश्चन को क्लोज करने के लिए या इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्लोज करने के लिए थोड़ी बहुत समरी दिखाएंगे।
और समरी में सिर्फ आप ये लिखेंगे, ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एटीपी सिंथेसिस ऑकर्स। देखा होगा आपने एटीपी सिंथेसिस कैसे। तो एक बार फिर से मैं डायलॉग मारता हूं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को अपने आंसर शीट में शुरू कैसे करना है। पहले इस डेफिनेशन से शुरू करेंगे, इसकी साइड बताएंगे, डायरेक्टली स्क्रीन पे आएंगे। स्क्रीन में जरूरी दिखाना है इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, एटीपी कब बनता है, और इस P700 को हम फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों कहते हैं। Once you are done with this scheme, without wasting your precious time in the examination hall, आप लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे और हेडिंग देंगे ऐसे, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, मैं यहां पे नीट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, वो मैंने क्लास में करी होगी आपके साथ डिस्कस। मैं यहां पे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं मैक्सिमम स्कोर करने में इन द अपकमिंग जेके बोर्ड। सो वी विल स्टिक टू दैट ओनली। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को जब आप शुरू करेंगे तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इट इन्वॉल्व्स नॉन साइक्लिक flow of electrons. It involves non-cyclic flow of electrons during the light phase of photosynthesis. During the light phase of photosynthesis. माने जो आपने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में लिखा उसका उल्टा आपको करना है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। जैसे ही आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, किसको, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, यू विल टॉक अबाउट इट्स साइट लाइक दिस। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑल्सो अकर्स इन द ग्राना वाला कंपार्टमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्राना में कहा, ग्राना लैमिले एज वेल एज स्ट्रोमा लैमिले। लेकिन सर आपने तो क्लास में पढ़ाया था, लेकिन सर हमने तो क्लासेस में पढ़ा है अपने टीचर से कि ग्राना लैमिले में फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड होता है और स्ट्रोमा लैमिले में फोटो सिस्टम सेकंड। लेकिन यहां पे आप कह रहे हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ग्राना लैमिले में भी होगा और स्ट्रोमा लैमिले में भी होगा। कहने का मतलब है ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ये शुरू होगा ग्राना लैमिले पे, खत्म होगा स्ट्रोमा लैमिले पे। माने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यू विल इन्वॉल्व बोथ फोटो सिस्टम्स। दैट इज व्हाई here you have to involve grana lamellae as well as stroma lamellae. Once you are done with the site, उसके बाद आप सीधा आएंगे इसकी स्कीम पे। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को हम सबको पता, we usually start from P680. P680 माने रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड। व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी एब्जॉर्बिंग लाइट। सर ये लाइट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से, दैट इज क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। जैसे ही लाइट एब्जॉर्प्शन होगी फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में ये एक्साइट होगा। जैसे ही ये एक्साइट होगा इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी एक्सेप्टेड बाय फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन क्या है सर, इट इज वन ऑफ द स्पेशल प्रोटीन्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद द एंटेना कॉम्प्लेक्स और विद द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ फोटो सिस्टम्स। रुक जाएंगे यहां पे। हम लोगों ने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में किसको बताया, इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आप लोग इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर किसको बताएंगे, बताइए जल्दी। सर इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर यहां पे होगा फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर, दैट इज P680। हम लोगों ने साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको बताया, सर आपने फिरिडॉक्सिन को बताया। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, फियोफाइटिन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसके पास, फियोफाइटिन के पास। कहां से, P680 से। ये P680 हो जाएगा अनस्टेबल। इस P680 को स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग वाटर की ऑक्सीडेशन कराएंगे। जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था फोटोसिंथेसिस में वाटर की ऑक्सीडेशन होती है। जब वाटर की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, वी विल गेट प्रोटॉन्स, वी विल गेट इलेक्ट्रॉन्स, वी विल गेट ऑक्सीजन। ये जो प्रोटॉन्स होंगे यहां पे रिलीज, इन प्रोटॉन्स को आप एक्यूमुलेट करेंगे कहां, in the lumen of thylakoid, in the lumen of thylakoid। सर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिलीज हुए उनका क्या करेंगे आप, इन 4 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, शाबाश,
रिएक्शन सेंटर को, ताकि ये ग्राउंड स्टेट में आ जाए, स्टेबल हो जाए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, इनको आप रिजर्व रखेंगे कहां? ल्यूमेन में। किसके ल्यूमेन में? थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। सर इस ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट और ये एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करेगा। इज दैट ओके? जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए किसके पास? फियोफाइटिन के पास। उसके बाद फ्रॉम फियोफाइटिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल मूव टुवर्ड्स प्लास्टोक्विनोन। जरा आप साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखिए। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एफएनआर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पीक्यू के पास, यहां पे फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? पीक्यू के पास। लाइक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी आप ये साइड दिखाएंगे सिट्रोमा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटिन से चले गए पीक्यू के पास, पीक्यू विल ट्रांसपोर्ट 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम सिट्रोमा। जैसे ही 2 प्रोटॉन्स आ गए किसके पास? पीक्यू के पास। 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस पीक्यू इज इक्वल टू पीक्यूएच2। जैसे ही पीक्यूएच2 बन गया, माने जैसे ही पीक्यू का आपने रिडक्शन कराया, उसके बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे ले जाएंगे किसके पास? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। तो यहां पे ध्यान देना है सर, जैसे ही साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हुए थे पीक्यू से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, तो पीक्यू ने अपने 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए थे ल्यूमेन में। सेम इज द केस हियर व्हेन द पीक्यू विल बी ट्रांसपोर्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसने जो 2 प्रोटॉन सिट्रोमा से लिए थे उनको आप एक्यूमुलेट कराएंगे कहां? इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ये जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन हो रहा है थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, इसकी वजह से आगे मैं केमियो ऑस्मोसिस में दिखाऊंगा कैसे ल्यूमेन और सिट्रोमा के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से कैसे एटीपी सिंथेसिस होगी। तो जैसे ही साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? प्लास्टोसाइनिन के पास। सर प्लास्टोसाइनिन अभी थोड़ी देर पहले साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपने बताया था इट इज अ स्पेशल प्रोटीन लाइक अदर्स एसोसिएटेड विद द एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम्स। जैसे ही प्लास्टोसाइनिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। जो मैंने बिगिनिंग में कहा था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ग्राना लेमेले भी इन्वॉल्व होगा और सिट्रोमा लेमेले भी। रीजन फोटोसिस्टम सेकंड इज प्रेजेंट इन ग्राना लेमेले, फोटोसिस्टम फर्स्ट इज प्रेजेंट इन सिट्रोमा लेमेले। इसलिए दोनों टाइप के फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए साइड में ग्राना लेमेले भी लिखना है और सिट्रोमा लेमेले भी लिखना है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर के पास चले जाएंगे, तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग की वजह से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजर्व रखे थे ल्यूमेन में, यू विल हैंड ओवर देम टू फोटोसिस्टम फर्स्ट। जैसे ही आपने फोटोसिस्टम फर्स्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंड ओवर किया, प्लास्टोसाइनिन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? सर 2 आ गए। जो आपने ल्यूमेन में रिजर्व रखे थे वो कितने थे? 2। तो माने फोटोसिस्टम के पास, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आप 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम फर्स्ट से आगे जाएंगे किसके पास? फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन मैंने ऑलरेडी लिखा होगा कहीं पे, इट इज अ स्पेशल प्रोटीन एसोसिएटेड विद द एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम्स। फेरिडॉक्सिन से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे किसके पास? एफएनआर के पास। एफएनआर के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, हम ल्यूमेन से बाहर निकल के कहां आ रहे हैं? सिट्रोमा में। ये एफएनआर अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले जाएगा। जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे सिट्रोमा में 2NADP प्लस वेटिंग। सिट्रोमा में 2 NADP प्लस वेट कर रहे होंगे। ये 2 NADP प्लस जो सिट्रोमा में वेट कर रहे हैं, दे विल ट्रांसपोर्ट 4 protons from citroma और they will accept 4 electrons from FNR। जब NADP 4 इलेक्ट्रॉन करेगा एक्सेप्ट फ्रॉम FNR, 4 प्रोटॉन करेगा एक्सेप्ट फ्रॉम सिट्रोमा, तो इस NADP की रिडक्शन होगी इनटू 2 NADPH प्लस H प्लस। ये NADPH बन जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कुछ और है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है, तो अगर यहां पे आपसे कोई पूछे हु इज गोइंग टू बी द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर,
तो आपका जवाब होगा NADP प्लस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरह से आप लोग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की स्कीम दिखाएंगे। लेकिन हियर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड सम पॉइंट्स। आपसे अगर कोई पूछे कि सर ने आपको थियोफाइटिन की लोकेशन क्यों नहीं बताई, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सर ने आपको साइटोक्रोम B6F की लोकेशन क्यों नहीं बताई, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को जवाब यह देना है कि दिस इंफॉर्मेशन दैट इज द लोकेशन ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये नीट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है। हमें यहां पे बोर्ड के क्वेश्चन की हेडिंग के हिसाब से अपना जवाब देना है, so that our text is reduced but we get or we fetch maximum number of marks. This is how you represent non-cyclic electron transport with what? Schematic representation. लेकिन the things will not end here. जैसे आपने cyclic electron transport की स्कीम को खत्म करके थोड़ी बहुत समरी दिखाई, इसी तरह से आप लोग non-cyclic electron transport को खत्म करेंगे और उसकी थोड़ी बहुत समरी दिखाएंगे। इस समरी में सबसे पहले आप लोग क्या दिखाएंगे जरा देखिए। जब हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलाया, एटीपी बना, हाँ सर बना। तो आप लोग समरी में पहला पॉइंट ऐड क्या करेंगे, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एटीपी सिंथेसिस ऑकर्स। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी एटीपी बना, हाँ सर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी एटीपी बना। लेकिन आपने कुछ एडिशनल नोट डाउन किया होगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वाटर की स्प्लिटिंग हुई, किस चीज के लिए, ताकि फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर को स्टेबलाइज किया जाए। तो बिसाइड्स एटीपी सिंथेसिस, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वाटर स्प्लिटिंग भी होगी। सर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वाटर स्प्लिटिंग हुई, नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पे रिएक्शन सेंटर को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं। थर्ड, आपने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के स्कीम में देखा होगा, जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ, ऑक्सीजन को हमने रिलीज कर दिया। सर ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन एवोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वाटर स्प्लिटिंग नहीं हुई। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ क्यों? क्योंकि यहां पे वाटर स्प्लिटिंग हुई। और अगर आप देखेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में NADPH भी बना, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में NADPH बना, नहीं बना। तो कहने का मतलब यह है, पॉइंट नंबर 4 समरी में आप ऐड क्या करेंगे, NADPH synthesis occurs during which वाला ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब है हाउ नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का समरी वेरीज। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एटीपी भी बनता है, NADPH भी बनता है, वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है और ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी होता है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा। जब आप लाइट फेज की बात करते हैं तो कितने स्टेप्स बताते हैं, 4, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन एवोल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, माने फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब आप लोग बात करेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, यहां पे सिर्फ फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, एटीपी बनेगा, ना वाटर स्प्लिटिंग होगी, ना लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, ना ऑक्सीजन एवोल्यूशन होगा। जब आप नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, यहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होगी, एटीपी भी बनेगा, वाटर स्प्लिटिंग भी होगी, ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी होगा और NADPH भी बनेगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कंक्लूड करना चाहेंगे तो कंक्लूजन में लिखिएगा गूगल, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट is common in plants compared to what? Cyclic electron transport. Now, why this non-cyclic electron transport is common in plants compared to cyclic electron transport? क्योंकि non-cyclic electron transport में light reaction के चारों स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन सा स्टेप? लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, तीसरा ऑक्सीजन एवोल्यूशन और फोर्थ ATP synthesis, photophosphorylation. This is how you will complete this long answer type question. In your upcoming JK board, one more long answer type question you people may expect, whose heading be like, discuss the osmotic coupling hypothesis in detail. Discuss the chemiosmotic coupling hypothesis in detail.
अब यहां पे रुक जाएंगे। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक माने जब आप अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी देखेंगे, वहां पे उन्होंने इस केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट यूज किया है। अगर आपको बोर्ड में टेक्स्ट से बचना है तो आपको या तो ड्राइंग यूज करनी पड़ेगी अपना आंसर ब्यूटीफुल बनाने के लिए, या फिर आपको फ्लो चार्ट यूज करना पड़ेगा अपना आंसर ब्यूटीफुल बनाने के लिए। व्हाट आई मीन टू से इस केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस में टेक्स्ट बचाने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स फेच करने के लिए आप लोग फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। तो इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को इफ आस्क्ड इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, इंशाल्लाह आप लोग शुरू कैसे करेंगे? Chemiosmotic coupling hypothesis was given by Peter Mitchell. Peter Mitchell in the year 1961. In this chemiosmotic coupling hypothesis, the target is to explain the mechanism of phosphorylation. What is the target of this chemiosmotic coupling hypothesis? To explain the mechanism of photophosphorylation. Photo means light dependent here. Photo means what? Light dependent. And phosphorylation means ATP synthesis. माने using Peter Mitchell का chemiosmosis, we will try to explain in this long answer type question how light is important for ATP synthesis. And as I told you people, using flowchart, you can explain this hypothesis in long answer type question very easily. कैसे हम सर इसको explain कर सकते हैं? आप लोग directly शुरू करेंगे थैलाकॉइड से। आप लोग डायरेक्टली शुरू कहां से करेंगे? थैलाकॉइड से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट में आपने ग्रानम पढ़ा होगा, स्ट्रोमा पढ़ा होगा। ग्रानम में आपने उसके इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़े होंगे, थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स में आपने दो मेम्ब्रेन दिखाए होंगे, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन को बताया होगा लिपिड रिच मेम्ब्रेन। तो यहां पे भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग थैलाकॉइड के दो मेम्ब्रेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आप लोगों को साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसमें, साइक्लिक में या नॉन साइक्लिक में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पे। माने एज पर द बोर्ड ये जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, दिस साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाय इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। माने अगर आपको केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस के डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए, इसके लिए फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। सर ये कौन सा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं आप? इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं। सर ये इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का होना जरूरी क्यों है एटीपी सिंथेसिस के लिए? उसका रीजन ये है, इस इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा। सर कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा? बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। वंस मोर लेट मी रिमाइंड यू, इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अगर आपको अपकमिंग बोर्ड में टैकल करना है, अगर आप ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, यू विल गेट 10 on 10, टेक इट इन रिटन। तो ये इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ग्रीन वाला किस लिए यूज होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या देखा? हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की किससे? फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से। फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन को आपने इंट्रोड्यूस किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए और किसको मिले? फियोफाइटिन को। ये फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर जो है ये अनस्टेबल हो गया, और इसकी स्टेबिलिटी को रिज्यूम करने के लिए हमने वाटर की स्प्लिटिंग कराई। कैसे? हमने प्रोटॉन्स निकाले, हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, और हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया। ये इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास? फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर के पास। प्रोटॉन्स का क्या हुआ? सर प्रोटॉन्स की एक्यूमुलेशन हो गई थैलाकॉइड के ल्यूमेन में। और ये ऑक्सीजन का क्या हुआ? सर ऑक्सीजन आपने रिलीज करवाया एटमॉस्फेयर में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले गए थे फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए थे? सर आपने बताया था प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के पास जब इलेक्ट्रॉन चले गए, उसने स्ट्रोमा से
प्रोटॉन्स किए थे क्या, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपने प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करवाया टुवर्ड्स विच कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। सर जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास चले गए थे तो इस पीक्यू ने अपने दो प्रोटॉन्स जो इसने सिट्रोमा से लिए थे उनको ट्रांसपोर्ट कराया था कहां, ल्यूमेन में कराया था। जैसे जैसे इस थैलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी, एक तो वाटर स्प्लिटिंग की वजह से बढ़ी और दूसरा प्लास्टोक्विनोन ने जो प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट किए सिट्रोमा से थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, इसकी वजह से थैलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन एरो अप माने बढ़ेगी और सिट्रोमा में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन एरो डाउन माने इस एटीपी सिंथेसिस के लिए which will be explained through chemiosmotic coupling hypothesis. Second term and condition, there should be a proton gradient. ये प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके बीच में होना चाहिए, थैलाकॉइड के ल्यूमेन और सिट्रोमा के बीच में। जैसे ये जो प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन है ज्यादा कहां होगा, ल्यूमेन में, कम कहां होगा, शाबाश, सिट्रोमा में। अब ये जो ल्यूमेन में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ी है, आई होप यू पीपल विल बी एबल टू नो, जिस एरिया में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे पीएच कम होगा और जिस एरिया में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन अभी कहां कम है, सिट्रोमा में, वहां का पीएच ज्यादा होगा। कम पीएच माने एसिडिक एंड ज्यादा पीएच माने बेसिक। माने एटीपी सिंथेसिस के दौरान जब थैलाकॉइड के ल्यूमेन में और सिट्रोमा के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से दो रीजन्स के बीच में, कौन से रीजन्स के बीच में, ल्यूमेन और सिट्रोमा के बीच में पीएच ग्रेडियंट बनता है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां इस प्रोटॉन ग्रेडियंट और इस पीएच ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, सिट्रोमा और थैलाकॉइड के ल्यूमेन के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार फिर से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से थैलाकॉइड के ल्यूमेन में और सिट्रोमा के बीच में क्या बढ़ गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से पीएच ग्रेडियंट बनेगा, पीएच ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज हाई in the lumen of thylakoid and this electrochemical potential gradient is low in the citroma of chloroplast. As soon as proton gradient, pH gradient, electrochemical potential gradient is established between lumen of thylakoid and citroma. अब हम आगे कहानी पे वापस चलते हैं। सर किस कहानी पे वापस चलते हैं, आप लोगों ने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में देखा होगा, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन चले गए थे प्लास्टोसाइनिन के पास, पीसी में लिख रहा हूं, फुल फॉर्म आपको पता होगा। प्लास्टोसाइनिन से हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे लिया था, सर किसके पास, फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर के पास। फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर से ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले गए थे, फेरिडॉक्सिन्स के पास। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए थे, एफएनआर के पास। एफएनआर से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए थे, एनएडीपी प्लस के पास। और एनएडीपी प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे एफएनआर से 4, सिट्रोमा से 4 प्रोटॉन, और ये एनएडीपी क्या बन गया था, NADPH प्लस H प्लस, या NADPH2 कहिए या NADPH कहिए, आपकी मर्जी। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में समझा चुका हूं, लेकिन हम लोग वापस आएंगे। हमें समझाना क्या है, सर हमें समझाना है इस केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस के थ्रू एटीपी कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस में। तो अभी तक हमारे पास दो टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलप हुई हैं। थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन होना जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा तब जाके ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा ल्यूमेन के बीच में, सिट्रोमा के बीच में। अब हम फिर से आते हैं थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के पास। सर किसके पास आएंगे, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के पास। आपको अगर थैलाकॉइड का इनर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, माने ग्रीन कलर वाला, मैं यहां पे एक छोटा सा रेड कलर वाला गोला दिखा रहा हूं, और इस रेड कलर वाले गोले के साथ मैं एक बड़ा सा व्हाइट वाला गोला दिखा रहा हूं। दिस रेड पार्ट एंड दिस व्हाइट पार्ट विच इज एसोसिएटेड विद द इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इन दोनों रेड प्लस व्हाइट वाले पार्ट्स को आप कलेक्टिवली क्या कहिएगा, एटीपीएस कंप्लेक्स।
एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। अब अगर आप बोर्ड की तरफ देख पा रहे होंगे, अगर आपको देखना है तो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, इस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स में आपको एक रेड पार्ट दिख रहा होगा। सर ये रेड पार्ट को हम लेबल करेंगे एज बेस पार्ट ऑफ एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहेंगे सीएफओ। सीएफ का मतलब कपलिंग फैक्टर, सीएफ का मतलब क्या, कपलिंग फैक्टर। प्लस ये जो हमें इसी एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम कहेंगे हेड पार्ट या हेड पीस। इट इज ऑल्सो नोन एज CF1। ओके, CF का मतलब क्या है यहां पे, कपलिंग फैक्टर। माने एटीपीएस कॉम्प्लेक्स विच इज एसोसिएटेड विद द इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। वन इज बेस पार्ट CFO ऑल्सो नोन एज, वन इज हेड पार्ट CF1 ऑल्सो नोन एज। इन दोनों की, किन दोनों की, बेस पार्ट की, हेड पार्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट लोकेशन। ये जो CFO है, बेस पार्ट एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का, इट इज कंप्लीटली embedded within the inner thylakoid membrane. Who? CFO, base part of ATPase complex is completely embedded within the inner thylakoid membrane. Conversely, ये जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट माने CF1 वाला पार्ट एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का, इसका जब आप लोकेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल बोर्ड पे दिख रहा होगा, इट इज प्रोट्रूडिंग टुवर्ड स्ट्रोमा, दिख ही रहा होगा आपको। क्या कहा मैंने, ये जो थैलाकॉइड का इनर मेम्ब्रेन है, इस पे एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स होगा, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। एटीपीएस कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, लेकिन आप 2 पार्ट्स याद रखेंगे, बेस एंड हेड। स्टॉक भी एक पार्ट होता है, लेकिन उसको आप अवॉइड करेंगे इस बोर्ड एग्जामिनेशन में। इनकी लोकेशन आप बताएंगे। CFO कंप्लीटली एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन, CF1 इट इज प्रोट्रूडिंग टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। अब यहां पे रुक जाना, ये जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का CFO है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज प्रोटॉन पंप। जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का CFO है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, प्रोटॉन पंप। हियर आई वांट टू रिमाइंड यू, फ्लैशबैक में जाइए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपने वहां पे सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़े होंगे, यस और नो। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की आपने क्लासिफिकेशन कराई होगी, और उसी क्लासिफिकेशन के दौरान आपने कुछ ये वाले मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पढ़े होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स। ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वो वाले मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं विच आर स्पेशली यूज्ड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दे आर स्पेशली यूज्ड इन व्हाट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जैसे ही मैंने CFO का नाम लिया, CFO माने द बेस पार्ट ऑफ एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, इसका काम क्या होता है, तो एक्ट एज प्रोटॉन पंप। माने ये बेसिकली CFO जो है, ये किस टाइप का प्रोटीन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है। माने इसका काम क्या होगा, प्रोटॉन को पंप करना। सर हमें बात समझ में आ गई, ये जो ह्यूमन में प्रोटॉन्स हुए हैं एक्यूमुलेट, इन प्रोटॉन्स को जब पंप करने की बात आएगी स्ट्रोमा में, उसके लिए हमें एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए। दैट स्पेशल प्रोटीन इज CFO व्हिच कॉल्ड प्रोटॉन पंप और ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। नाउ coming towards the head part, CF1 वाला पार्ट ऑफ एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। इस CF1 वाले पार्ट में, किसके CF1 वाले पार्ट में, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के CF1 वाले पार्ट में आप लोगों को एक एंजाइम दिखेगा। क्या दिखेगा, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज। ATP synthase is associated with which of the following components of ATPase complex? It is head part. तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पे एंजाइम दिखाऊंगा। ये कौन सा एंजाइम है जरा बताइए। सर ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, सर आपने कहा ये जो बेस पार्ट है एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का, इट एक्ट्स एज प्रोटॉन पंप। इसका काम होता है प्रोटॉन्स को पंप करना। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ये किस टाइप का मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। अब ये जो ल्यूमेन में प्रोटॉन्स ज्यादा दिख रहे हैं आपको, दिस बेस पार्ट, ये इन प्रोटॉन्स को कैच करेगा। कौन करेगा प्रोटॉन्स को कैच, पंप। जैसे ही ये बेस पार्ट CFO प्रोटॉन पंप ल्यूमेन के प्रोटॉन्स को पंप करेगा, ये प्रोटॉन्स जो है ये आ जाएंगे कहां,
एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के हेड पार्ट में। जैसे ही ये प्रोटॉन्स एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के हेड पार्ट में आएंगे, ये हेड पार्ट में प्रोटॉन्स क्या करेंगे, दे विल हिट द हेड पार्ट। प्रोटॉन्स विल हिट द हेड पार्ट। जैसे ही प्रोटॉन्स विल हिट द हेड पार्ट, इस हेड पार्ट का क्या होगा, हेड पार्ट हिल जाएगा। ऑब्वियसली आप बोर्ड एग्जामिनेशन की आंसर कॉपी में हिल जाएगा नहीं लिखेंगे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे ही प्रोटॉन्स बेस पार्ट से पंप हुए हेड पार्ट में, ये हेड पार्ट जो है एटीपीएस कॉम्प्लेक्स का, ये हिल जाएगा। हिल जाएगा माने इसमें रोटेशन होगी। हेड पार्ट में क्या होगी, रोटेशन। उस रोटेशन को बॉटनी में आप टेक्निकल टर्म से यूज करते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। माने ये हेड पार्ट जो है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। जब इस हेड पार्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर ये जो एटीपी सिंथेस एंजाइम है, उस एटीपी सिंथेस एंजाइम में भी रोटेशन होगी। जब एटीपी सिंथेस एंजाइम में रोटेशन होगी तो स्ट्रोमा में क्या बनेगा, एटीपी। किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। मानिए अगर इस फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर पे लाइट नहीं पड़ती तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होता। प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होता तो प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होता। प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होता तो हेड पार्ट में कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आती। क्या नहीं बनता, एटीपी। माने अगर आपको केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस के थ्रू यह बताना है एटीपी कैसे बनता है, for ATP synthesis using this chemiosmotic coupling hypothesis, 4 terms and conditions apply. 1, you require a thylakoid membrane. Second, you need to establish proton gradient between lumen and stroma. Third, you need proton pump, the base part of ATPase complex, so that protons can be pumped. 4, you need this ATP synthase enzyme so that ADP and inorganic phosphate can join to form ATP. माने इस लॉन्ग आंसर टाइप को अगर आप अपने आंसर शीट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई होप योर एग्जामिनर विल फाइंड योर आंसर कॉपी अट्रैक्टिव देन अदर्स। दिस इज अबाउट केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। अब इस केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस में मैंने बिगिनिंग में कहा था कि क्वेश्चंस आए हैं नीट 2022 में, नीट 2023 में, लेकिन एज द ओआरसीसी इज टारगेटिंग योर अपकमिंग जेके बोर्ड्स, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, मैं इन डिस्कशंस में बहुत सारी चीजें खा जाऊंगा। आई विल खा जाओ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन दीज क्वेश्चंस। रीजन, दोज इंफॉर्मेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट, नॉट फॉर योर अपकमिंग जेके बोर्ड। आपके आंसर कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, in your upcoming JK board, you may be also asked one more long answer type question. The heading of that long answer type question be like, explain Calvin cycle in detail. This may be the heading of long answer type question. Okay, I hope आप लोगों को पता होगा long answer type question means which carries 5 marks. Which carries, if Calvin cycle is asked in 5 marks, तो इस long answer type question को शुरू कैसे करना है, आप लोग शुरू करेंगे डिस्कवरी से। The credit for the discovery of Calvin cycle goes to Melvin Calvin. It goes to whom? Melvin Calvin. That is why, as a mark of respect, that is why, as a mark of honor, this cycle is called Calvin cycle. हम Calvin cycle को Calvin cycle क्यों कहते? After the discovery. Besides, there are some synonymous terms. There are some synonymous terms associated with this Calvin cycle. जैसे Calvin cycle के बारे में आपने सुना होगा, it is otherwise known as C3 cycle. Reason? So reason is the first stable product. बिल्कुल इन द क्लास आप लोगों ने अपने टीचर के साथ डिस्कस किया होगा, ये जो कैल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इट इज 3-phosphoglycerate instead of 3-phosphoglycerate. You may also write 3-phosphoglyceric acid, which is abbreviated as 3-PGA. This 3-PGA is a 3-carbon compound, as the first stable product of Calvin cycle is a 3-carbon compound. That is why it's called C3 cycle. Besides, this Calvin cycle is also called PCR cycle.
PCR माने photosynthetic carbon reduction cycle. Why we call Calvin cycle as PCR cycle? Why we call Calvin cycle as photosynthetic carbon reduction cycle? Reason, यहां पे कार्बन की होती है रिडक्शन, तब जाके बनता है कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल. After the introduction, you people will directly come towards the site. जब आप C3 साइकिल के साइट की बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट C3 प्लांट्स, तो मीजोफिल सेल, तो वी सेल मीजोफिल सेल. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट C4 प्लांट्स, आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा होगा, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ CO2 फिक्सेशन. C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, केम प्लांट्स. C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स एंड केम प्लांट्स. C4 प्लांट्स में यही C3 साइकिल कहां होगा? बंडल शीथ सेल्स में. बंडल शीथ सेल्स का नाम आपने सुना होगा. स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड वेस्क्यूलर टिश्यूज, और उनके बाद मीजोफिल सेल्स होते हैं. केम प्लांट्स में ये C3 साइकिल कहां होगा? सर मीजोफिल सेल्स में होगा. और कहां होगा? अब कोई क्रिकेट, जब भी आप कैल्विन साइकिल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपने आंसर शीट पे, आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देंगे, डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, कुछ साइनोनिमस टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इसकी साइड बताएंगे C3 प्लांट में, C4 प्लांट में और केम प्लांट्स में. उसके बाद डायरेक्टली आप लोग C3 पाथवे के मैकेनिज्म में आएंगे. The mechanism of C3 pathway is explained on the basis of 3 sequential events. C3 pathway के मैकेनिज्म को हम लोग 3 मेन इवेंट्स में डिस्कस करते हैं. उन 3 इवेंट्स को हम लोग यहां बोर्ड पे दिखाएंगे और आप लोग ऐसे ही अपने आंसर शीट में दिखाएंगे. We start with ribulose -1,5 बिसफॉस्फेट. बिसफॉस्फेट कहिए, बाइफॉस्फेट कहिए, डाइफॉस्फेट कहिए. बायोलॉजी में तीनों का मतलब एक है, ऑल्दो केमिस्ट्री में बिस, बाई और डाई का मतलब चेंज हो जाता है. ये जो राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट है, इसकी कैल्विन साइकिल में सबसे पहले होगी कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन माने एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ COO नेगेटिव. माने हमें इस राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट पे ऐड क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है और वाटर ऐड करना है. सर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहां से आएगा? ये आएगा एटमॉस्फेयर से. क्या कहा मैंने गुबुर? हम लोग कार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ COO नेगेटिव. ये CO2 इन द फॉर्म ऑफ COO नेगेटिव किस पे ऐड होगा? राइबुलोस -1,5 बिसफॉस्फेट पे. जब राइबुलोस -1,5 बिसफॉस्फेट की कार्बोक्सिलेशन होगी, what you will get? You will get the first stable product, that is 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate के बदले आप लोग 3-phosphoglyceric एसिड या 3PGA भी लिख सकते हैं. इसके पास कितने कार्बन एटम्स हैं? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया 3 कार्बन एटम्स. जैसे ही आपके पास 3-phosphoglycerate आएगा, उसके बाद रुक जाएंगे. कौन सा वाला स्टेप? कार्बोक्सिलेशन. योर टेक्स्ट बुक सेज कार्बोक्सिलेशन is the most crucial event of Kelvin cycle. ये जो पूरा कैल्विन साइकिल है, इसका सबसे क्रूशियल इवेंट कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन. रीजन, इफ यू आस्क मी द रीजन, रीजन इज द एंजाइम विच वी इन्वॉल्व. कार्बोक्सिलेशन में जो हम एंजाइम यूज करते हैं, दैट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रुबिस्को. राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस. ये राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस माने रुबिस्को वाला एंजाइम जो इन्वॉल्व किसमें होता है? कार्बोक्सिलेशन में. बिल्कुल आपने सुना होगा, इट शोज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन ज्यादा एफिनिटी किसकी तरफ दिखाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन रुबिस्को की एक्टिव साइट के सामने ज्यादा है,
तो ये रूबिस को एक्ट करेगा कार्बोक्सिलेस, माने ये RuBP की करेगा कार्बोक्सिलेशन, C3 साइकिल होगा। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी रूबिस्को की एक्टिव साइट के सामने, तो ये रूबिस्को इसी RuBP की करेगा ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से C3 साइकिल नहीं होगा, C2 साइकिल होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, जिसको आपने कहा होगा वेस्टफुल प्रोसेस होगा। Once more, why this carboxylation वाला event is most crucial event? सर एंजाइम जो यूज होता है रूबिस्को, इट शोज एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, ये अलग बात है, इट ज्यादा एफिनिटी टुवर्ड्स CO2, कम एफिनिटी टुवर्ड्स O2। लेकिन अगर आपने रूबिस्को की एक्टिव साइट के सामने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दी कंपेयर टू CO2, तो ये रूबिस्को इस RuBP की कार्बोक्सिलेशन नहीं करेगा, इसकी करेगा ऑक्सीडेशन। और जब RuBP की ऑक्सीडेशन होगी, C3 साइकिल नहीं होगा, C2 साइकिल होगा। और अगर इस रूबिस्को से RuBP की कार्बोक्सिलेशन करानी है तो CO2 की लेवल बढ़ानी पड़ेगी इसकी एक्टिव साइट के साथ। That is why आप लोगों ने सुना होगा रूबिस्को is a bifunctional enzyme. Anyways, after carboxylation you get first stable product इस 3-phosphoglycerate की या 3-phosphoglyceric acid की आप लोग कराएंगे रिडक्शन। क्या कराएंगे? रिडक्शन। जब आप इसकी रिडक्शन कराएंगे, किसकी रिडक्शन कराएंगे? शाबाश, 3-phosphoglycerate की। What you are bound to get? Sir, we are bound to get a triose phosphate. मैं अभी बताऊंगा ये ट्रायोस फॉस्फेट क्या है। जब आप 3PGA की रिडक्शन कराएंगे यू विल गेट ट्रायोस फॉस्फेट। ये जो रिडक्शन है किसकी? 3PGA की इनटू ट्रायोस फॉस्फेट। यहां पे केल्विन साइकिल में आपको यूज करना पड़ेगा ATP, आपको यूज करना पड़ेगा NADPH। कोई बता सकता ये ATP और NADPH हमने लिया कहां से? सर लाइट रिएक्शन में हमने नॉन साइक्लिक में ATP भी बनाया और NADPH भी बनाया। ये यहां पे यूज होंगे और बाहर क्या आएगा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और क्या बाहर आएगा? NADP प्लस। मानिए रिडक्शन वाले इवेंट में जब आपको 3PGA को ट्रायोस फॉस्फेट बनाना है तो ATP यूज होगा, NADPH प्लस H प्लस यूज होगा। दैट इज व्हाई वी कॉल फोटोसिंथेसिस एज एन एंडोर्गेनिक प्रोसेस। रीजन यहां पे एनर्जी यूज हो रही है। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये बेसिकली 3 पागल है। ट्रायोस फॉस्फेट बेसिकली क्या है? 3 पागल। 3 पागल माने इट इज 3-phosphoglyceraldehyde या phosphoglyceraldehyde 3-phosphate। इज दैट ओके? जब 3PG 3 पागल बना किस वाले इवेंट के थ्रू? रिडक्शन के थ्रू। इसमें हमें क्या यूज करना पड़ा? ATP एज वेल एज NADPH। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट माने ये पागल को आप फर्दर रिड्यूस करेंगे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को बाद में या तो सक्रोज बनाएंगे या स्टार्च बनाएंगे। अगर ग्लूकोज की जरूरत साइटोप्लाज्म में है ग्लाइकोलिसिस के लिए तो सक्रोज होगा। अगर इन प्लांट्स को ये ग्लूकोज स्टोर करना है तो स्टार्च बनेगा। माने 3 पागल से एक ऑल्टरनेट पाथवे के थ्रू पहले ग्लूकोज बनाया जाएगा। अगर उस ग्लूकोज की जरूरत रेस्पिरेशन में है उसी टाइम पे तो ग्लूकोज को सक्रोज बनाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, फिर सक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म में, वहां पे ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर ग्लूकोज की जरूरत साइटोप्लाज्म में नहीं है तो प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। इसलिए आपने सुना होगा सक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ glucose and starch is the stored form of glucose. Anyways, that additional information is not needed here. आप लोग फ्लो चार्ट पे सीधे ध्यान देंगे। ट्रायोस फॉस्फेट माने 3 पागल की आप कराएंगे रीजेनरेशन। 3 पागल की आप क्या कराएंगे? रीजेनरेशन। सर 3 पागल की रीजेनरेशन किसमें करानी है? हमें इसकी रीजनरेशन वापस करानी है RuBP में। सर RuBP माने राइबोलोज डैश 1,5 डैश बिसफॉस्फेट। जब इस ट्रायोस फॉस्फेट की आप लोग कराएंगे रीजनरेशन, सर किस ट्रायोस फॉस्फेट की? 3 पागल की इनटू RuBP। यहां पे आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा? यहां पे आपको ATP यूज करना पड़ेगा और बाहर क्या आएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। माने केल्विन साइकिल के रिडक्शन वाले इवेंट में आप दोनों एसिमिलेटरी पावर यूज करेंगे, ATP भी और NADPH भी। रीजनरेशन में सिर्फ एक टाइप का एसिमिलेटरी पावर यूज होगा, दैट इज ATP। दैट इज व्हाट? ATP। या इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आप ऐसे दिखाएंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
इसको आप ऐसे दिखाएंगे एडीपी। एटीपी जब यूज होगा तो क्या बनेगा, एडी। कहने का मतलब क्या है, जब आप इस केल्विन साइकिल को चलाएंगे, कार्बोक्सिलेशन में कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, रिडक्शन में दोनों टाइप की एनर्जी यूज होंगे, रीजनरेशन में एक ही टाइप की एनर्जी यूज होगी, दैट इज एटीपी। रिगार्डिंग दिस रीजनरेशन, you will note down, it is crucial for the continuity of Calvin cycle. Regeneration is crucial for the continuity of Calvin cycle. Wait. अगर आपको कैल्विन साइकिल कराना है तो कार्बोक्सिलेशन का होना जरूरी है। अगर आपको कैल्विन साइकिल कंटिन्यू करना है तो रीजनरेशन का होना जरूरी है। दो बातें, अगर कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करना है, कार्बोक्सिलेशन का होना जरूरी, अगर इसको कंटिन्यू करना है, रीजनरेशन का होना जरूरी। इज दैट ओके? दिस इज हाउ यू शो द इवेंट्स ऑफ कैल्विन साइकिल। और अगर पॉसिबल हो तो अपनी आंसर शीट में भी ऐसे दिखाएगा, लेकिन मुझे कुछ और कहना है। कुछ और मतलब सर, बैलेंस शीट कैल्विन साइकिल का अगर आप इतना बड़ा फ्लो चार्ट वहां पे बना पाएंगे अपनी आंसर शीट में, तो बैलेंस शीट इसके अंदर दिखाइएगा, योर आंसर विल लुक मोर अट्रैक्टिव, इट विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। बैलेंस शीट में 1 CO2 फिक्सेशन के लिए आप लोग 3 ATP खर्च करेंगे और 2 NADPH खर्च करेंगे। सर ये 3 ATP कहां खर्च होंगे? 2 होंगे रिडक्शन में, 1 होगा रिजनरेशन में। सर ये 2 NADPH कहां खर्च होंगे? दोनों रिडक्शन में होंगे। फॉर 6 CO2 फिक्सेशन आप लोग क्या काम करेंगे? 18 ATP खर्च करेंगे और आप लोग 12 NADPH खर्च करेंगे। सर ये 18 ATP कहां खर्च होंगे? 12 इन रिडक्शन एंड 6 इन रीजनरेशन। सर 12 NADPH विल बी यूज्ड इन रिडक्शन ओनली। माने अगर आपको कैल्विन साइकिल 6 बार चलाना है ताकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाए, आपको 18 ATP यूज करने पड़ेंगे और 12 NADPH यूज करने पड़ेंगे। फाइनली आप इस कैल्विन साइकिल की दिखाएंगे समरी। कैसे दिखाएंगे समरी? कैल्विन साइकिल में 6 CO2 गो इन, कैल्विन साइकिल में 18 ATP गो इन, कैल्विन साइकिल में 12 NADPH गो इन, एंड आउट क्या होगा? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ATP की जब हाइड्रोलिसिस होगी 18 ADP की, यू विल गेट 18 ADP आउट। 12 NADPH की जब ऑक्सीडेशन होगी, यू विल गेट 12 NADP प्लस आउट। तो when you approach Calvin cycle as a long answer type question, मैंने 5 marks question in your upcoming board, start with discovery, mention some synonymous terms, then talk about its site, directly come towards the mechanism and show mechanism like this, plus in this mechanism tell your examiner why carboxylation is most crucial and why regeneration is crucial for the continuity, and this is how you will conclude your Calvin cycle. There are some short answer type questions possible in your upcoming JK board from the same chapter, that is photosynthesis in higher plants. Those short answer questions may be asked on number 1, water splitting. 2 mark questions regarding water splitting may be asked in your upcoming board. अगर आपको वाटर स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर में लिखना है, माने 2 मार्क्स में लिखना है, तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? वाटर स्प्लिटिंग की शुरुआत आप ऐसे करेंगे, इट ऑकर्स during the light phase of photosynthesis. Number 2, its purpose is to donate electrons during non-cyclic electron transport. इसका पर्पस क्या होता है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग विच वाला ट्रांसपोर्ट?
नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के फ्लो चार्ट में आपने देखा होगा, जब फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, वो हो गया था एक्साइटेड अनस्टेबल, तो आपने वाटर की स्प्लिटिंग कराई थी ल्यूमेन में, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए थे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटो सिस्टम सेकंड को, इसीलिए वाटर की स्प्लिटिंग होगी। पर्पस इसका ये। बिसाइड्स इसका एक और पर्पस होगा, ऑक्सीजन एवोल्यूशन। इसका एक और पर्पस क्या होगा गुबर? ऑक्सीजन एवोल्यूशन। बिल्कुल आपने देखा होगा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जब हमने वाटर की स्प्लिटिंग कराई थी, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ होगा। पर्पस के बाद you will mention about the site where this water splitting occurs. It occurs in grana। grana में कहां? थैलाक्वाइड्स। थैलाक्वाइड्स में कहां? OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग का इवेंट ग्राना में होगा ऑब्वियसली। ग्राना में कहां? थैलाक्वाइड्स में। थैलाक्वाइड्स में कहां? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में होगा। होता क्या है इसमें? वाटर is oxidized with the help of light, with the help of some minerals. Minerals like magnesium, manganese, chlorine. मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोरीन लाइट की कराएंगे क्या? सॉरी, वाटर की कराएंगे हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट प्रोटॉन्स। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ऑक्सीजन। You will get what? ऑक्सीजन। अब कोई बता सकता या बता सकती या बता सकती प्रोटॉन्स का क्या होगा? सर वो एक्यूमुलेट होंगे ल्यूमेन में, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में, और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा एज व्हाट? बाय प्रोडक्ट, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर वाटर स्प्लिटिंग में आपको लिखना है तो दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। बाकी आप लोगों की मर्जी ऑब्वियसली। वन मोर शॉर्ट आंसर टाइप मे बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग जेके बोर्ड, एंड दैट इज अबाउट डिफाइन absorption and action spectrum. Define absorption and what? Action spectrum. These questions may be also asked in short answer time. माने 2 marks question। अब इनमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप की तरह अपना आंसर एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 2 ही मिलेंगे। आप 4 लाइन्स में आंसर दीजिए तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे, आप 400 लाइन्स में आंसर दीजिए तो भी मैक्सिमम मार्क्स 2 ही मिलेंगे। तो हम अपनी एफर्ट्स को मिनिमाइज करेंगे और कम से कम टेक्स्ट में इन क्वेश्चंस को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की शुरुआत आप डेफिनेशन से करेंगे। कैसे? इट इज अ ग्राफ showing lights of, it is a graph showing lights of different wavelengths, absorbed by photosynthetic pigments. Lights of different wavelengths absorbed by photosynthetic pigments. We call it as what? Absorption spectrum. अगर आप हेडिंग की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, absorption means to absorb, spectrum means light spectrum, Vidyar 390 to 760 नैनोमीटर मैंने हाईलाइट में बताया। जैसे आप डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, आप लोग डायरेक्टली ग्राफ दिखाएंगे। और इस ग्राफ में आप मेंशन करेंगे 400, 500, 600, 700 nanometer. What is 400, 500, 600, 700 nanometer? Sir, these are lights of different wavelengths. These are lights of different wavelengths which are going to be absorbed by photosynthetic pigments or chloroplast pigments. सर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स माने मैंने आपको आउटलाइन में चैप्टर के बताया होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। तो वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल किस टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जब आप ग्राफिकली दिखाते हैं उसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हियर यू गो विद chlorophyll A,
Here you go with what? Chlorophyll A. Like, here you go with chlorophyll B. This is what? Chlorophyll B. Here you go. Here you go with carotenoids. कैरोटिनॉइड्स में यहां दोनों आएंगे, कैरोटीन्स भी आएंगे और ज़ेंथोफिल्स भी दिखाएंगे। माने अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, एक्शन स्पेक्ट्रम से दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ग्राफ दिखाएंगे, बात खत्म करेंगे। अब इस ग्राफ को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। क्लोरोफिल ए का रेड वाला पीक ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू ब्लू वाला पीक, क्लोरोफिल बी का ब्लू वाला पीक ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू रेड वाला पीक। माने क्लोरोफिल ए लव्स टू एब्जॉर्ब रेड लाइट मोर देन ब्लू लाइट, क्लोरोफिल बी लव्स टू एब्जॉर्ब ब्लू लाइट देन रेड लाइट। तो उसके बेस पे हम लोग ये बताते हैं कि क्लोरोफिल ए का मेन रोल क्यों होता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन क्वेश्चन चूंकि शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है तो वो एडिशनल डिटेल आप यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी आपकी मर्जी, आपको जितने पेजेस भरने हैं भरिए। लेकिन अगर आपको कम एफर्ट से मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो दिस इज द पैटर्न। एक्शन स्पेक्ट्रम लाइक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम की शुरुआत भी हम लोग करेंगे डेफिनेशन से। कैसे? अ ग्राफ showing lights of different wavelengths, affecting the rate of photosynthesis. Any item in the class, lights of different wavelengths माने 400 to 700 नैनोमीटर। जैसे ही आप डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे डायरेक्टली ग्राफ पे आएंगे। जैसे ही आप डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम में, यू विल डायरेक्टली कम टुवर्ड्स द ग्राफ। कुछ ऐसे दिखाएंगे आप लोग। फ्रॉम दिस साइड यू विल मेंशन लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, 400, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। इन लाइट्स के थ्रू हमें क्या दिखाना है? शाबाश, किस वाली लाइट का इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे। तो इस वाले साइड से आप लोग क्या दिखाएंगे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब भी आप लोग ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं उन वाली लाइट्स को विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लोग 400 to 700 नैनोमीटर वाली लाइट्स की बात करेंगे। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ब्रैकेट में देखिए जरा मैंने क्या लिखा। सर आपने लिखा O2। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से। माने ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट इंक्रीजेस इन ब्लू लाइट। ब्लू लाइट में ये इंक्रीज होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट रीचेस इट्स मैक्सिमम इन रेड लाइट एंड दिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज एक्सट्रीमली लो इन ग्रीन वाला लाइट। दिस इज नॉट माय पर्सनल जनरेटेड ग्राफ। ये ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया, आप दिखा सकते हैं। अब यहां पे एक और ग्राफ भी मैं ऐड कर सकता हूं। सर कौन सा ग्राफ? जहां पे हम क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करेंगे फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। लेकिन क्योंकि हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहां से क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, तो आप लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डेफिनेशन के बाद ग्राफ दिखाएंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम में डेफिनेशन के बाद ग्राफ दिखाएंगे, और इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप लोग? क्लोज करेंगे। माने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, शुरुआत आप करेंगे डेफिनेशन से, साइड बताएंगे, स्कीम बताएंगे डायरेक्टली। स्कीम में डोंट फॉरगेट टू मेंशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में अगेन you will start with definition, then you will show the side, then you will directly come towards the scheme. Scheme में आप फिर से दिखाएंगे initial electron donor, primary electron acceptor, how PQ becomes PQ, H2, how ATP is synthesized, final electron acceptor. Then you will summarize both types of electron transports. कौन कौन सा transport?
cyclic as well as non-cyclic electron transport. Then you will discuss second question, discuss the chemiosmotic coupling hypothesis in detail. यहाँ पे आप लोग क्या काम करेंगे, टारगेट दिखाएंगे इसका, उसके बाद इस ड्राइंग के थ्रू, इस फ्लो चार्ट के थ्रू चार कंडीशंस एक्सप्लेन करेंगे. Why thalaploid membrane is important, why proton gradient is important, why proton pump is important, and why this ATP synthase enzyme is important. आप लोगों को अपने आंसर शीट ऐसे ही भरने हैं. कैल्विन साइकिल लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आया, discovery, synonymous terms, sites, and then the flow chart, and then why carboxylation is most crucial, why regeneration is crucial for continuity. Balance sheet में 1 carbon fixation, how ATP, how many NADPH, 6 CO2 fixation, how many ATP, how many NADPH. Then the summary part. In the long answer type questions, you will complete this part. Short answer type में water splitting, absorption, action spectrum. Water splitting में आप लोग ज्यादा पेजेस अपने फिल नहीं करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट 3-4 लाइन में बात खत्म करेंगे. एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम में आप लोग एक तो डेफिनेशन दिखाएंगे, दूसरा आप क्या दिखाएंगे गुबर सर, हम दूसरा ग्राफ दिखाएंगे. दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच योर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर फ्रॉम अपकमिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बट इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू how many questions have been asked from photosynthesis in higher plants. A more exciting chapter of this unit is cellular respiration, where this C6H12O6 which was synthesized in dark phase, it will be broken down in that respiration wala chapter that we will discuss in the next class, and that I am going to make more exciting than this photosynthesis in higher plants wala chapter. I hope you people are now crystal clear how to handle this chapter in your upcoming board. That will be all for today. Allah Hafiz.